हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज के फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाल ही में कतर में फांसी की सजा से कैसे बचे 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ग्लोबल लेवल पर इस न्यूज़ को महत्व मिला है। और अभी आपने देखा कतर ने भारत के इन 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी थी। काफ़ी मामला गर्मा गर्मी का रहा था। इससे पहले भी कतर के साथ भारत के रिश्ते काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे, परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन रिश्तों को कभी भी गड़बड़ नहीं होने दिया। अपने स्तर से वो जो कुछ भी कर सकते थे कतर के साथ रिश्तों को संभालने के लिए उन्होंने किया। जैसे कि ये नुपुर शर्मा वाला जो मामला आया था, ये बीजेपी की काफी बड़ी लीडर थी नुपुर शर्मा। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक बयान दे दिया था जो कि काफी गलत बयान था, नहीं देना चाहिए था। उस टाइम भी बीजेपी ने कतर के साथ रिश्ते खराब ना हो। कतर क्या गल्फ कंट्रीज थी, आपको मालूम है कई गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे कि सऊदी अरब है, ओमान है, यूएई है, कुवैत है, जॉर्डन है, इराक है, बहरीन है, ये सब खाड़ी देश हैं। इन सभी देशों ने विरोध जताया था। कतर भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उसका भी, वो काफी एक्शन लेने के भी मूड में था भारतीय राजदूतों पर। लेकिन उस टाइम भी प्रधानमंत्री मोदी जी या भारत सरकार ने तुरंत ही बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निलंबित किया था और उसके बाद इनको काफी कहीं भी मतलब एक्टिव नहीं देखा गया। ये पूर्ण रूप से एक्टिवेट रही थी। उस पर एक प्रधानमंत्री मतलब बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यह बयान आया था, पार्टी किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करने वाली किसी भी विचारधारा के खिलाफ है। पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। तो इससे पता चलता है जब ये पॉइंट भी किया था, इसकी वजह है कि आज कतर देश खाड़ी देश हमें या भारत सरकार को प्रधानमंत्री मोदी जी को विशेष तवज्जो देते हैं। अगर उस टाइम ये इन पर एक्शन नहीं लेते तो आज इन 8 व्यक्तियों की शायद फांसी की सजा नहीं भी टाली जाती। इस तरीके से भी इन चीजों को देखा जा रहा है, तमाम मीडिया में इनसे भी रिलेटेड खबरें चल रही हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। और आज जब भारतीयों को इतना महत्व दिया गया है, 8 पूर्व नौसैनिकों की सजा कम कर दी गई है, तो ये हर किसी के लिए एक गुड न्यूज है। एग्जाम के लिए तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ वैसे भी हम सभी को इन सभी मुद्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो क्या रही भारत की कूटनीतिक जीत, इस पे जानेंगे। तो इसकी शुरुआत मानी जाती है COP28 की दुबई में जो मीटिंग हुई थी, उसमें 2 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी, ये कतर के अमीर हैं, इनको क्या नाम है आप सभी को पता होना चाहिए, शेख तमीम बिन हमदद अल थानी। ये अमीर वहां पर एक तरीके से एक पदवी है, जैसे अन्य देशों में राजा की पदवी होती है, उसी तरीके से ये शासन करते हैं। इनके पूर्वजों का शासन चला आ रहा है। तो उनसे इनकी मुलाकात हुई थी 2 दिसंबर को। उसी के अगले दिन 3 दिसंबर को कतर ने इन 8 सैनिकों को से भारत के राजदूतों को मिलने की इजाजत दी थी। तो उसी दिन से उम्मीद जग गई थी कि शायद अब इस पे कुछ अच्छा मसला हल हो सकता है और भारत की मांग यानी कि कतर मांग सकता है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की भी कूटनीतिक जीत बताई जा रही है इसमें। तो ये उसी दिन की तस्वीर है, इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल बताया जा रहा है इस सभी घटनाक्रम में। इसी दिन एक और तस्वीर वायरल हो रही थी, उसके बारे में शायद सभी को पता हो, उसको मैं इसमें ऐड नहीं कर पाया हूं। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सेल्फी पोस्ट की थी अपने एक्स अकाउंट पर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। सबका ध्यान उस तरफ चला गया था, लेकिन इस तस्वीर की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। लेकिन ये भारत के और कतर के रिश्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर साबित हुई है। तो ये पूरा मामला क्या है इसको जानते हैं। जैसे कि पीएम मोदी ने दुबई में कतर के अमीर से बात की थी और एक्स पर एक पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा था कि दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर कतर के अमीर महामहिम शेख तमीम बिन हमदद अल थानी से मिलने का अवसर मिला। द्विपक्षीय साझेदारी की संभावना और कतर में भारतीय समुदायों की भलाई पर हमारी अच्छी बातचीत हुई। पीएम मोदी की इस मुलाकात के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच 8 भारतीयों के बारे में भी चर्चा जरूर हुई होगी। और ये चर्चा जरूर हुई है, तभी अगले दिन कतर ने भारतीय राजदूतों को इन व्यक्तियों से मिलने का मौका दिया था। और आज मतलब कि यानी कि 8 दिसंबर को ये फैसला आ गया है, इस पर मोहर लग गई है कि 8 जो भारतीय हैं जिनको कतर में सजा सुना दी गई थी, उनको अब उनकी सजा फांसी की तो कम कर दी गई है। आगे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, ये उम्मीद भी जताई जा रही है इन 8 भारतीयों को भारत अपने देश वापस ले आएगा। वापस ले आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि शायद ये अपने घर पर चले जाए। भारत की अदालत में इनका मुकदमा चलेगा और भारत की ही जेल जो है उनमें इनको रखा जाएगा। तो बहुत अच्छा है इनके लिए। देखो, विदेशी कोई देश होती है, वो किसी विदेशी कैदी को, या कैदी नहीं कह सकते हमारे देश के, परंतु वो इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करेगी जितनी अपने देश में अपने घर में कोई व्यक्ति रहेगा, तो उसको थोड़ी तो रियायत मिलेगी। हालांकि इन पर जो आरोप थे उनको खुलकर सामने नहीं आए कि इन पर किस वजह से क्या गलती थी, इस वजह से इतनी सजा दी गई। जो कि इनको बताया जा रहा था वो ये बताया जा रहा था कि कोई कतर की एक सबमरीन पर काम चल रहा था, उसकी जासूसी के आरोप थोड़े से निकल के आए, जो मतलब मीडियाज में छपे, कि उस वजह से इनको इतनी बड़ी सजा सुनाई गई। तो ये काफी
इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको सभी को पता होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में पहली बार कतर का दौरा किया था। जब से वो प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम से वो लगातार विदेशी दौरे पर रहे थे। उसमें से 2016 में पहली बार वो कतर के दौरे पर गए थे। तो उन्होंने एक बात कही थी जो आज के टाइम में सच साबित होती है। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि यहाँ के अमीर यानी कि शेख तमीम बिन हमदद अल थानी के मन में भारतीय समुदाय के लिए बहुत प्यार है। ऐसे में मुझे यकीन है कि हमने उनके सामने जब भी कोई बात रखी है वो पूरी हुई है। जो भी कहा है उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है, हमको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो जैसा कि अब कयास लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनसे 8 भारतीयों के बारे में चर्चा की होगी, उनको छोड़ने का विचार किया होगा, उनको फांसी की सजा को कम करने के बारे में कहा होगा। तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की बात को रखा, उनको टाला नहीं, पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो इस बात को भी काफी मीडिया में तवज्जो मिली है, इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 2016 में दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कब गिरफ्तार हुए थे? तो 8 जो पूर्व नौसैनिक हैं ये जासूसी के आरोप में अगस्त 2022 में गिरफ्तार किए गए थे, जो कतर की एक अदालत में अक्टूबर में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। अक्टूबर में इनको सजा सुना दी गई थी मौत की। बता दें सभी भारतीय दोहा की एक दोहरा ग्लोबल कंपनी में कर्मचारी थे। उनके खिलाफ आरोप को कतर के अधिकारियों ने सार्वजनिक नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके कोई भी आरोप खुलकर सामने नहीं आए, इनकी जो भी मिस्टेक थी उसको खुलकर नहीं बताया गया। सिर्फ इन पर जासूसी के आरोप लगाए गए, वो भी एक सबमरीन एक थी, उसके पर्पज से इन पर जासूसी के आरोपों में यह सजा सुनाई गई। अब कतर में दहरा ग्लोबल मामले में फैसले पर विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, हमने दहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज के फैसले पर गौर किया जिसमें सजाएं कम कर दी गई हैं। विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी परिवार के सदस्यों के साथ आज अपील अदालत में उपस्थित थे। हम मामले की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हुए हैं। हम सभी कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। इस मामले की कतरी अधिकारियों के समक्ष भी उठाना जरूरी है। ये सब बयान हुए हैं। कतरी कतर कोर्ट के फैसले पर क्या बोला है भारत, ये जानना भी जरूरी है। भारत ने कहा कि हमने दहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के आज के फैसले पर गौर किया जिसमें सजाएं कम कर दी गई हैं। विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है। हम अगले कदम पर निर्णय लेने के लिए कानूनी टीम के साथ साथ परिवार के सदस्यों के साथ निकट संपर्क में हैं। कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी परिवार के सदस्यों के साथ आज अपील अदालत में उपस्थित थे। हम मामलों की शुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम सभी काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम इस मामले को कतरी अधिकारियों के समक्ष भी उठाना जारी रखेंगे। इस मामले की कार्रवाई को गोपनीय और संवेदनशील प्रकृति के कारण इस समय कोई और टिप्पणी करना उचित नहीं है। अब ये कोई मामूली मुद्दे तो है नहीं, देश विदेश के मुद्दे हैं, इन पर इतनी ज्यादा तरीके से कोई ओपनली बात भी नहीं की जा सकती। तो इस पूरे मामले में जैसे कि आप सभी को पता है हमारे देश के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद जी, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इनकी सजा कम कराने में। तो इनकी जब से ये विदेश मंत्री बने हैं तो हमारे देश की विदेश की काफी रिश्ते भी मजबूत हुए हैं। इन्होंने इस पर विशेष काम किया है। कहीं भी कोई भी मामला फंसा है तो ये बड़े आसानी से अच्छे तरीके से उसको निकाल के ले आए हैं। तो डॉक्टर जयशंकर जी का इस मामले में भी अहम रोल रहा है। यहाँ पर हमने ऐड किया है कतर के ये अमीर कौन होते हैं, शेख कौन है, किस तरीके से ये बनते हैं। आप सभी को पता होगा कतर प्राकृतिक गैसों का सबसे बड़ा सोर्स है। यहाँ पर जो कतर है वो नेचुरल गैसेस यहाँ पर सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा भंडार है। ये भी ध्यान रखना है, कहीं कोई एग्जाम में पूछ ले किस देश के पास नेचुरल गैस का सबसे बड़ा भंडार है तो ये कतर के पास है। तो ये जब नेचुरल गैसेस का सबसे बड़ा भंडार हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ही देश अमीर कंट्रीज बन जाते हैं। ये तो आप सभी समझ ही सकते हैं। और यहाँ पर कतर में और ये खाड़ी देशों में सभी में भारतीय लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, मजदूर के तौर पर भी और भी तरीके से भारतीय लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। ये कतर कोई ज्यादा बड़ा मतलब देश नहीं है। यहाँ की आबादी जो है लगभग 25 लाख बताई जाती है, उसमें 7 लाख तो भारतीय कामगार हैं। यानी कि कतर में सबसे ज्यादा लेबर या कामगार करने वालों की संख्या में भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये भी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये कतर के अमीर कहलाते हैं। इनका नाम आप सभी को पता होगा, मैंने आपको बताया, तमीम बिन हमद अल थानी। तो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी है। ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वह 2013 से कतर के शासन कर रहे हैं। 2013 से ये कतर की गद्दी पर हैं, अमीर की गद्दी पर, शासक की गद्दी पर, कुछ भी कह सकते हैं। तमीम अमीर हल बिन खलीफा अल थानी के चौथे बेटे। इनके पिताजी का नाम था अमीर हमद बिन खलीफा अल थानी। इनके चौथे बेटे हैं तमीम। इनके पिताजी का नाम जुड़ता जाता है, ये काफी बड़े बड़े नाम होते हैं यहाँ पर। 2003 में उनके बड़े भाई शेख जसीम ने सिंहासन पर अपना दावा छोड़ दिया था। वैसे तो सबसे बड़ा जो होता है वही युवराज कहलाता है, उसी को गद्दी पर अधिकार होता है। लेकिन
लेकिन जब प्रक्रिया चल रही होती है काफी टाइम पहले से ही कि अब अगला युवराज कौन होगा, तो इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था जसीम, इन्होंने सिंहासन पर अपना दावा छोड़ दिया था 2003 में। उसी टाइम से कयास लग गए थे और ये पक्का हो गया था कि अब अगले अमीर या शासक कतर के ये होंगे, जिनका नाम क्या है, तमीम। तो ये ध्यान रखना, तमीम 1980 में दोहा कतर में ही पैदा हुए थे। तमीम दोहा के रॉयल पैलेस में रहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमीम अकेले 1.6 बिलियन पाउंड डॉलर के मालिक हैं। वहीं शाही परिवार की कुल संपत्ति 335 बिलियन डॉलर के आसपास है। कतर के अमीर देश को अपने तरीके से चलाते हैं। उनके पास लगभग सभी कार्यकारी और विधायी अधिकार हैं। वह प्रधानमंत्री और कैबिनेट की नियुक्ति भी करते हैं। फ्रीडम हाउस के मुताबिक कतर में राजनयिक अधिकार बेहद सीमित हैं। कतर खाड़ी का एक देश है। इसकी आबादी 17 लाख है, लगभग 25 लाख है, यहां पर आप आंसर कर लीजिएगा, 17 लाख नहीं 25 लाख है कतर की वर्तमान में आबादी। प्रति व्यक्ति जीडीपी के हिसाब से इसे दुनिया का सबसे अमीर देश कहा जाता है। तो अब जब ये नेचुरल गैसेस के सबसे बड़े सोर्स हैं इस देश में, तो ये अमीर तो हो ही जाएगा। इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं 332 बिलियन डॉलर इस फैमिली के पास। फिर यहाँ की जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है वो भी बहुत ज्यादा है, मतलब दूसरे देशों के लोग ही यहाँ पर कामगार मजदूर के तौर पर काम करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। यहाँ के तो सभी लोग बहुत ही रॉयल जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस तरीके का ये देश है कतर, एक खाड़ी देश है। इसके बारे में आपको थोड़ी सी तो जानकारी मिली होगी और समझ में आया होगा इसका सार। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। एक क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश को रुपए में भुगतान किया है? ये भी एक खाड़ी देश के साथ भारत ने भुगतान किया है। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और भारत के लिए भी ये काफी इंपोर्टेंट है कि भारत अब अपनी मुद्रा में विदेशों से चीजों को खरीदेगा, जिससे कि वैश्विक स्तर पर भारत की मुद्रा को मजबूती मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी और वैसे भी सभी को ये पता होना चाहिए और इन मुद्दों पर हर किसी को अपनी नजर और जानकारी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि कहते नहीं 5 स्टार वाला, उस तरीके का ये क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।